आप सभी का जीविता चैनल के स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्वागत है। आज का जो कार्यक्रम है और जो विषय है, श्वसन तंत्र को हम किस तरह से डिटॉक्सिफाई करें, शोधन कैसे करें श्वसन तंत्र को। सबसे पहली बात, कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम पाने के लिए बिल्कुल मेल करें या लिखें, बताएं, अपना फीडबैक दें कि आप किस तरह के स्वास्थ्य संबंधी और विषयों पर कैसा चाहते हैं। उस तरह के कार्यक्रम हम लोग आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। अब हम लोग आ जाएं श्वसन तंत्र पे। तो श्वसन तंत्र के लिए सबसे पहली बात है, और जो साधारण सी बात है, कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है वो 1 मिनट में 12 से 20 बार होती है। अगर इस तरह के श्वसन तंत्र में आपकी ब्रीदिंग चल रही है तो ये तो है कि आपके श्वसन तंत्र के बाकी जो भी पार्ट्स हैं, लंग्स हैं और उसके मसल्स से नॉर्मली काम कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है उसको जांचने का कि आप लेटकर अपने पेट पर घड़ी या कोई वैसी चीज़ रख दीजिए सोकर, और उसको और ब्रीदिंग के साथ देखते रहिए कि आपकी 1 मिनट में कितने बार पेट ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है। तो इससे आपको पता चल जा रहा है कि हाँ, आपकी ब्रीदिंग जो है या श्वसन है नॉर्मल 1 मिनट में फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर है या उससे ज़्यादा या कम है। अगर श्वसन तंत्र में आपकी ज़्यादा हो रही है, आपकी सांसें ज़्यादा तेज चल रही है, तो इसका मतलब है कि आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि एज्मा हो सकता है COPD हो, या और भी लंग्स के कुछ प्रॉब्लम है जो आपको शरीर में ऑक्सीजन परिपूर्ण मात्रा में नहीं पहुंचा रही है। तो इसलिए ये है। और कभी श्वसन तंत्र कम चल रही है तो उसमें भी सोचने की बात है कि हमारी सिस्टेमिक फंक्शन में कुछ ज़्यादा है, या तो हम ऐसी कोई दवा ले रहे हैं या कोई किसी का ड्रग या अल्कोहल की आदत है, तो उसमें ब्रीदिंग थोड़ा कम चल सकती है। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें भी ब्रीदिंग कम चल सकती है। तो ये मेरी पहली प्रक्रिया हुई कि हम अपने श्वसन के हिसाब से मैं देख लूँ कि मेरे श्वसन में तंत्र में कहीं कोई असुविधा है कि नहीं, उसके हिसाब से ये करेंगे। अब दूसरी बात है कि अगर श्वसन तंत्र को हम शोधन करना चाह रहे हैं या ठीक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि जो हमारी चीज़ें हैं, एक तो एयरवे पैसेज है जिसके माध्यम से नाक के होते हुए हमारे एयरवे पैसेज थ्रोट और लैरिंग्स के होते हुए लंग्स में नीचे ट्रैकिया और उसके बाद लंग्स में जाती हैं, एल्वियोलाई तक पहुंचती हैं ऑक्सीजन और उसी माध्यम से निकलती हैं। लेकिन इसमें लंग्स के साथ साथ जो हमारे चेस्ट मसल्स है वो भी काम करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। नीचे जो एब्डोमेन और चेस्ट को जो अलग करते हैं डायफ्राम, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये प्रक्रिया में ये हमको ध्यान रखना होगा कि हमको श्वसन तंत्र को शोधन करने के लिए इस चीज़ों को सबसे ज़्यादा मजबूत करना है। सिर्फ ऑक्सीजन लेना और छोड़ना वही नहीं है। लेना और छोड़ना तो प्रक्रिया है, लेकिन उसको परिपूर्ण मात्रा में हम ले पाएँ, इसके लिए हमारे लंग्स मजबूत होने चाहिए, हमारे चेस्ट मसल्स ठीक होने चाहिए जो हमारे चेस्ट को फुला सके, एक्सपैंड कर सके। डायफ्राम ठीक होनी चाहिए कि जब हम ब्रीदिंग पूरा इनहेल करें तो डायफ्राम नीचे जाए ताकि लंग्स को पूरा स्पेस मिले फूल जाने के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया हमें जाननी है, और इसलिए सबसे बेहतर तरीका है कि जब भी हम अपने श्वसन तंत्र को ये करते हैं तो जनरल एक छोटी सी प्रक्रिया है, उससे शुरुआत करते हैं जिसको हम लोग परकशन बोलते हैं, या सिंपल आप किसी के माध्यम से हाथों को कप की तरह करके चेस्ट मसल्स पर हल्का हल्का टैपिंग करिए, जिसको टैपिंग बोलते हैं। ये हल्का हल्का टैप करें, ये जनरली करें ताकि मसल्स के अंदर पहली बात कि हल्का सा फ्रिक्शन और हल्का सा टैपिंग हो, तो मसल्स थोड़ा सा भी वहाँ पे मसल्स स्टिमुलेट हो। उसके बाद आप धीरे धीरे हाथों को ऐसे रख के, टैपिंग की अवस्था में रख के, आप इस तरह से हल्के हल्के फ्रिक्शन की तरह से सेंट्रल टू पेरिफेरी जाते रहेंगे, लेते आएंगे, और ये ऊपर से नीचे तक के सारे मसल्स को, ताकि आपके चेस्ट मसल्स को हल्का सा फ्रिक्शन मसाज भी मिल जाए और साथ में थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाए। ये सिंपल चीज़ है कि ये आपने ऊपर से लेके नीचे तक कर, ये है। अब इसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है ये के लिए, कि आप इन हाथों को आप 90 डिग्री के कोण पर ले आइए और दोनों को मिला दीजिए, और उसके बाद इस चीज़ों को करके
जितना एक्सपेंड कर सकते हैं दूर तक एक्सपेंड करिए, जितना दूर तक। अगर उसके बाद इसको रोटेट करिए, फिर लेके जाइए, फिर इसको बैक करिए और फिर धीरे 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 लेके आइए, फिर ऐसे करिए, फिर इसको ऐसे करिए। इस विधा के समय ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। अब इसके बाद दूसरी प्रक्रिया है कि आप फिर इसको 90 डिग्री पर रखें और इसको आप जितना तक ले जा सके हैं लैटरली एक्सटेंशन, जितना एक्सटेंड कर सकते हैं करिए, फिर ऐसे करिए, फिर जितना एक्सटेंड कर सकते हैं करिए, इसको फिर ले आइए बीच में, फिर एक्सटेंड करिए, फिर ऐसे करिए। कुछ प्रक्रिया है। उसके बाद आपकी हाथों का यही पोजीशन होना चाहिए, 90 डिग्री के कोण पर ये दोनों हाथों को मिलाइए, इसको इसी पोजीशन में ले जाकर स्ट्रेट ऐसे ले जाइए और जब लेके जाइए तो धीरे धीरे सांसों को लेते हुए ले जाइए, तो पूरा एक्सटेंड करिए जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे ले आइए। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करते रहिए और जैसे जैसे प्रक्रिया बढ़ती है आपकी सांसों की गति भी बढ़नी चाहिए। और फिर धीरे धीरे सांसों की प्रक्रिया धीरे धीरे कम करते हुए फिर नीचे ले आना है। धीरे धीरे शुरू करना है, फिर आस्ते आस्ते इसकी स्पीड बढ़ानी है, फिर धीरे धीरे करते करते इसको ये करना है। इसके अलावा दूसरी जो बात है, फिर आपको इसको हाथों को वैसे ही ले जाइए, इसको पूरा एक्सटेंड करिए, एकदम आपके पूरे सर के ऊपर हो। उसके बाद बॉडी को एकदम स्ट्रेच करिए, सीधा रखिए और धीरे धीरे सांस लेते हुए पहले अपने बाईं तरफ झुकिए। सांस छोड़ते छोड़ते वापस आइए, फिर सांस लेते हुए दाहिनी तरफ जाइए। सांस छोड़ते छोड़ते बीच में जाइए। हाथों की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए और जब आप झुके तो पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। आप दाईं तरफ झुकेंगे तो बाएं के मसल्स पे आपको स्ट्रेच होगा, बाएं झुकेंगे तो दाहिने की तरफ स्ट्रेच होना। ये स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए कि ये मसल्स पे हो रहा है। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है, सांसों के द्वारा अपने पूरे शरीर का शोधन करने के लिए हमारे ये में अनुलोम विलोम प्रक्रिया है। और अनुलोम विलोम प्रक्रिया बहुत अच्छी है इसलिए कि इसमें जब हम बाईं आंख से लेते हैं, बाईं नाक से जब हम ब्रीदिंग शुरू करते हैं तो दो श्वसन की दो प्रक्रिया होती है, एक एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। यानी एक में हमारे एनर्जी ब्रेक डाउन होती है और एक में एनर्जी हमारा रिस्टोर होता है। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, एनर्जी ब्रेक डाउन और एनर्जी का यूटिलाइजेशन। तो शुरुआत हम लोग बाएं से जब करते हैं तो ये हमारी एनाबोलिज्म होती है, यानी सेल को न्यूट्रिशन मिलता है। और जब हम दाहिने से लेते हैं तो हमारे एनर्जी लिबरेट होते हैं और सेल को एनर्जी, मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी ब्रेक डाउन होते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है, यानी राइट से कैटाबॉलिज्म, लेफ्ट से एनाबॉलिज्म। तो इस प्रक्रिया को हमें धीमी गति से और प्रोलॉन्ग करना है, धीमी गति और स्लो बट स्टडी, लंबा करना है, गंभीर करना है, ताकि हमारे जो भी ऑक्सीजन जा रहे हैं हमारे डीपर सेल के एक एक सेल तक पहुंच पाए। और जब पहुंचेंगे तो वो शोधन होगा, यानी कोशिकीय स्तर तक हमारा शोधन होगा, शरीर के एक एक कोश का शोधन होगा। और अगर एक एक कोश का अगर शोधन हो जाएगा तो आपकी जो शरीर के अंदर, विशेषकर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया और जहाँ से एटीपी रिलीज होगा, जो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की सिस्टम की तरह शरीर के हर भाग में पहुंचेगी तो ऊर्जा का एक नया स्तर बनेगा। हमारी प्राणिक एनर्जी जो है एक अलग लेवल पे आएगी और हमारी इम्यूनिटी अपने आप बूस्टअप करेगी, एक लेवल तक आ जाएगी। तो हम किसी भी तरह के रोग प्रतिरोध करने के लिए
अधिक जागरूक और अधिक तैयार रहेंगे। हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी प्राणिक एनर्जी पहले की तुलना में कहीं और सजग और मजबूत रूप में सामने होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रक्रिया को ठीक से करें ताकि हमारा शोधन एक एक कोष तक पहुंचे। और इस अनुलोम विलोम में एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जब भी आप शोधन की इस प्रक्रिया को करें, दो चीज़ें हैं कि जब आप करिए तो एक तो है कि आप इतना धीरे धीरे और लंबा लेंगे ताकि एक एक कोष तक पहुंचे। दूसरी चीज़ है कि आप अपने ध्यान को उस जगह पे फोकस करिए, उस जगह पर केंद्रित करिए जो आपको लगता है कि जहाँ पे प्राणिक ऊर्जा की, आपकी इम्यूनिटी की और आपके ऑक्सीजन की या ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी आप सांस लें उस अवयव पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने ध्यान को फोकस करिए। तो मानसिक ऊर्जा को उस जगह पर केंद्रित करिए जो आपको तुलनामूलक में शरीर के जिस भाग कमज़ोर दिखते हो या तुलनात्मक रूप में जहाँ पे आपको लगता है कि ऊर्जा का प्रवाह कम है, तो आप उस जगह पे फोकस करिए। और ये फोकस धीरे धीरे शरीर के हर भाग पर करिए ताकि आपके हर शरीर के भाग के पर ये जो प्राणिक एनर्जी का प्रवाह अच्छा से हो। और जितना ही आपका श्वसन तंत्र के माध्यम से शोधन होगा, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा जाएगी उसके साथ आपके प्राणिक और का प्रवाह और इम्यूनिटी बूस्टअप ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये करनी है। अब इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है कि आप अगर अपने एयर पैसेज को ठीक रखना चाहते हैं तो गर्म चीज़ का सेवन करिए। फिलहाल आज के दौर में गर्म पानी पी सकते हैं, स्टीम इनहेल ले सकते हैं कि अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ नेज़ल पैसेज में और ये कहीं भी कफ और ये हो तो स्टीम लेंगे तो वो करके निकल जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और एक बहुत छोटा है कि अगर आप ब्रीदिंग को लंबा और गंभीर लीजिए, स्ट्रेट करके स्ट्रेच लेते हुए लीजिए और जब छोड़िए तो इस पेटों को, हाथ को आपके पेट पे रहना चाहिए, छोड़ते हुए सामने झुकिए। और झुकते हुए अपने हाथों से जितना आप पेट को प्रेशर देंगे उतना ये होगा। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है जो है कि हमको अपने खान पान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, जिससे ये है। और क्या खाएं ये तो इम्पॉर्टेंट, और क्या ना खाएं ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए खाने में सबसे पहला है कि आप सीजनल, रीजनल और इकोनॉमिकल फूड पर ही फ्रूट खाइए। ये मत सोचिए कि विदेशों से मंगाएंगे या किसी और शहर से मंगाएंगे। आपके क्षेत्र में मौसमी जो फल मिलते हैं उसका सेवन करिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेहतर है कि उस फल को चूज़ करिए जिसमें विटामिन सी हो। हरे साग सब्जियों को ज़्यादा खाइए, ये बहुत है। कच्चा जरूर खाइए, कुछ ना कुछ सलाद खाइए। रॉ फूड्स बहुत ज़रूरी है, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेवल को का पोषण पूरा करते हैं और हमारे जो सेलुलर लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत है कि हम कुछ रॉ फूड खाएं, और रॉ फूड खाएं तो उसके साथ कुछ और नहीं मिलाएं, रॉ फूड को रॉ की तरह ही खाएं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि हम किसी भी तरह का मदिरा का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें, फास्ट फूड ना खाएं। फास्ट फूड बहुत तरह की ये होती है, इवन हमारे जीन तक को इफेक्ट करती है, हमारे जीन म्यूटेट करने में भी बहुत इफेक्ट करती है। बहुत तरह की ऐसी रोग भी आ जाती हैं जो हमारे जेनेटिक ये में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना खाएं, आइसक्रीम से परहेज करें। ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इन सब चीज़ों का सेवन करिए और स्वस्थ रहिए। आपको ये कैसा लगा अपना विचार बिल्कुल दिए दें। और एक बात और, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। और अगले विषय, दूसरे विषय पर बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। और आप भी अपने राय और सुझाव दे सकते हैं जीविता2020@gmail.com पर। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है, आप किसी और विषय पर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल भेजिए। हम उस विषय पर भारत की भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति और आयुष के विषय को लेकर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और इस पर जरूर करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।